हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टॉप स्टडी। आज हम लोग 10/9/2024 को जो एसएससी सीजीएल पीटी का एग्जाम हुआ था उसके फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए मैथ के क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, 9/9/2024 को जो भी 3 शिफ्ट में एग्जाम हुए थे उसका वीडियो अपलोड कर दिया गया है। आप लोग वहां जाके देख सकते हैं। ये सारे पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके आप लोग जुड़ जाइए। ठीक है, चलते हैं इसके मैथ के क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 28 सेंटीमीटर है। प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा की आधी लंबाई के बराबर त्रिज्या वाले एक वृत्त को चित्रित किया गया है। त्रिभुज के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो वृत्त में शामिल नहीं है। एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा की आधी लंबाई, यानी ये पूरा 28 है तो 14 लंबाई, यानी आधा को त्रिज्या मानकर वृत्त खींचना है। तो यहाँ एक ऐसे वृत्त खींचे हम। ठीक है, आधा यानी कि 14 सेंटीमीटर क्या हो गया त्रिज्या। टोटल भुजा कितना है 28 का। उसी प्रकार एक सर्किल इस तरह इधर आएगा। तीनों भुजा के शीर्ष पर से खींचा गया है। ठीक है, त्रिभुज के तीनों शीर्ष पर से खींचा गया है। सब के सब 14 14 है। ठीक है, सबका रेडियस क्या हो गया 14। ये जो एरिया है, त्रिभुज के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जो वृत्त में शामिल नहीं है। तो इस पार्ट का हमें एरिया बताना है। यानी इस पूरे त्रिभुज के एरिया में से ये पार्ट और ये पार्ट तीनों हम माइनस कर दे तो शेष पार्ट का एरिया निकल जाएगा। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। ये होता है समबाहु त्रिभुज का एरिया। ठीक है, यानी कि √3/4 भुजा कितना है 28, तो 28 का स्क्वायर। ये हो गया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। माइनस इन तीनों को माइनस करना है। ये एक समबाहु त्रिभुज है, तो किसी भी समबाहु त्रिभुज में ये तीनों कोण क्या होते हैं, इक्वल और 60-60 डिग्री होते हैं। ठीक है, यानी ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60। ये एक त्रिज्यक खंड बन रहा है जिसका एंगल कितना है 60। तो किसी भी सर्किल है, पूरा एरिया इसका क्या होता है पाई आर स्क्वायर, आर रेडियस है। ये बीच में एंगल होता है 360 डिग्री। यहाँ देखिए आप 60 60 60, यानी 180 डिग्री के इक्वल एरिया पता करना है। क्या देखिए सबके लिए रेडियस 14 ही है और तीनों यदि तीनों टुकड़ा को हम ऐड कर दे तो 60 60 60 180, टोटल होता है 360, यानी इसके आधा का हम बात कर रहे हैं। यही आधा में 3 टुक्की है। ये बात आया समझ में। इस 3 टुक्की को यदि हम ऐड कर दे तो अर्धवृत्त बन जाएगा। ये क्लियर। यानी कि इन तीनों टुकड़ा का एरिया क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल बटा 2 अर्धवृत्त का एरिया। वृत्त के एरिया को आधा कर दिए, यानी कि पाई आर स्क्वायर बटा 2 कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए √3 का वैल्यू 1.73 लेना है। ये 28 गुने 28 होता है, 4 7 28 कटता है तो 7 गुने 1 28 बच गया। ठीक है, माइनस पाई का वैल्यू लेना है 22/7 और रेडियस हो गया 14, तो 14 गुने 14 बट्टे में 2, 7 दूना और 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, बस गुना करना है। इसे गुना करने पर आ जाएगा 339.08 माइनस इसे गुना करने पर आ रहा है 308। तो दोनों का अंतर क्या हो जाएगा 31.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हो गया त्रिभुज के उस भाग का एरिया जो वृत्त में शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट 2 नंबर पे। मान लीजिए थीटा जो है 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य होगा। ठीक है, तो पहला टी का वैल्यू अगर 45 से नीचे हो तो क्या यह सही है। तो साइन टी और कॉस टी का वैल्यू पता करते हैं। टी कुछ भी लेते हैं, हम टी 30 लेते हैं। तो टी 30 लिए 45 से ठीक है छोटा है, 0 तो लेना नहीं है, 0 से बड़ा है। ठीक है, तो हम 30 पर चेक कर लेते हैं। तो साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2 और कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है √3/2। तो बड़ा कौन है, बड़ा तो ये है। ठीक है, बड़ा ये है, तो ये कथन तो गलत हो गया है, साइन को बड़ा बता रहा है, गलत। उसी प्रकार यहाँ पुट करके देखिए तो इस हिसाब से देखिए ये सही हो गया। ये जो वैल्यू है कॉस वाला वो क्या होगा बड़ा होगा। ये कंडीशन क्या निकल रहा है सही। यहीं पर मार्क फ्लो निकल जाती है, चेक करने की जरूरत भी नहीं पड़ा। ऐसे भी 45 लेने पर इक्वल होता है दोनों 1/√2 ये आंसर होना नहीं है, ये भी गलत का ऑप्शन है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो गया बी। चलते हैं नेक्स्ट 3 नंबर पे। एक मनी बैग में क्रमशः 1 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के 3 5 7 के अनुपात में है। यदि इस बैग में कुल 980 रुपए हो तो 10 रुपए की सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। एक बैग में 1 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के हैं। ठीक है, ये 3 सिक्का है, ये 5 है, तो 7 इस अनुपात में सिक्के हैं। कह रहा है कुल बैग में 980 रुपए है, 10 रुपए की सिक्कों की संख्या कितनी होगी। अनुपातिक राशि यदि हम एक्स मानते हैं तो 1 रुपए वाला 3x सिक्का है, 5 रुपए वाला 5x सिक्का है, 7 रुपए वाला 7x सिक्का है। 1 रुपए वाला 3x सिक्का है तो कितना रुपया बनेगा ये 3x गुने एक, 3x रुपया। ये 5x सिक्का है 5 रुपए वाला तो 25x रुपया बनेगा।
ये 7x है 10 रुपए का सिक्का, 7×70x बनेगा, तो कुल ये रुपए हुए जो कि है 980। इन सबको को ऐड कर देते हैं, तो आ गया 98x बराबर 980। एक्स बराबर क्या आ गया 10। हमसे पूछा 10 रुपए की सिक्कों की संख्या कितनी है, 7 की रेशियो में है, 7x है, तो 7×10, 7×70 10 रुपए के सिक्के हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट 4 नंबर। प्रिया अपने स्कूटर को 42,564 में बेचकर विक्रय मूल्य के 1/6 भाग के बराबर लाभ अर्जित करती है, उसका लाभ परसेंट क्या होगा बताना है। इसका हमको यूज करने की जरूरत भी नहीं पड़ा, आंसर परसेंटेज में है। ठीक है, विक्रय मूल्य के 1/6 भाग के बराबर लाभ प्राप्त करती है, यानी विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस यदि 6 रुपए है तो लाभ कितना हो रहा है, सेलिंग प्राइस का 1/6, 6 का 1/6 यानी 1 रुपए का लाभ है। 6 में बेच रहे हैं, 1 रुपए का लाभ है, तो क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 5 रुपए होगा। तब तो 5 में खरीद के 6 में बेचे हैं तो 1 रुपए का लाभ हो रहा है। हमसे पूछ रहा है प्रॉफिट कितना होगा, तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट बटे क्रय मूल्य गुने 100% करते हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना है 1 रुपए का, क्रय मूल्य है 5 गुने 100%, यहाँ से निकल गया हमें 20% का क्या हो रहा है प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर 3 आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन। 10 मीटर का एक खंभा क्षैतिज जमीन से 10 मीटर लंबा एक खंभा 30 डिग्री का कोण बनाते हुए एक ऊर्ध्वाधर दीवार पर, ऊर्ध्वाधर मतलब ये खड़ा, ठीक है, ऊर्ध्वाधर दीवार ए बी मान लेते हैं, ए बी पर तिरछा टिका हुआ है, एक खंभा है जो इस पर ऐसे टिका हुआ है दीवार पे, जो कि 10 मीटर लंबा खंभा है, ये क्षैतिज यानी जमीन से बना रहा है 30 डिग्री का कोण। हाँ, तो ज्ञात कीजिए खंभे का जो ये पाद है वो दीवार से, ये दीवार ए बी से कितनी दूरी पर है, यानी ये पूछ रहा है, इसको हम पी मान लेते हैं, ये पी और बी का वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। ठीक है, खंभे का पाद से दीवार के बीच की दूरी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। उन्नयन कोण जो नीचे से ऊपर बनता है उन्नयन कोण होता है, तो चर्चा इसमें किया नहीं है इसे। अब देखिए साइन कॉस टेन कॉट जो 6 होते हैं उसमें किसका यूज करे, तो ये और ये मेरे पास आ जाए, मतलब आधार और ये कर्ण का यूज हो जाए, ये तो 90 होगा, ये आधार है और ये कर्ण है, तो क्या ले कॉस, कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बट्टा कर्ण। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो फिगर ड्रॉ करने के बाद यही साइन कॉस टेन कॉट जो भी यूज हो उसका यूज करना है। ठीक है, इसमें कॉस का यूज हो रहा है, तो कॉस होता है आधार बट्टा कर्ण, तो कॉस 30 हो जाएगा, कॉस 30 डिग्री बराबर आधार को मान लीजिए पी बी है तो पी बी लिख दिए, और कर्ण 10 है तो 10 लिख दिए। ठीक है, अब कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2, तो हो गया पी बी बटे में 10, तो 2×5 = 10, तो पी बी बराबर क्या हो जाएगा 5√3। यही डिस्टेंस पूछ रहा था कितना होगा, 5√3 होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। 18 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं, उनकी सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करें। दो वृत्त है, एक 18 सेंटीमीटर का रेडियस वाला, एक 12 सेंटीमीटर का इसको टच कर रहा है। ठीक है, एक 12 सेंटीमीटर का, इसका सेंटर ये है, इसका सेंटर ये है, ये रेडियस इसका है 18, इसका रेडियस है 12, इन दोनों सेंटर के बीच का दूरी 30 हो गया, बाह्य रूप से स्पर्श कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए ऐसे खींचे हैं फिगर, दोनों के सेंटर का बीच का दूरी 30 सेंटीमीटर। हमसे पूछ रहा है उनकी सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई, तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा इस तरह ड्रॉ होगा, उभयनिष्ठ का मतलब वैसी स्पर्श रेखा दोनों को टच करे, इसको यहाँ टच किया, इसको यहाँ टच किया, इस सेंटर को मान लेते हैं P, इसको मानते हैं Q, तो P से इसको मिला दिए स्पर्श बिंदु को, इस Q से इसके स्पर्श बिंदु को मिला दिए, तो किसी भी सर्किल में सेंटर से रेडियस और स्पर्श रेखा इस पॉइंट पर मिलते हैं वो 90 का एंगल बनता है, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा। ये 18 है, ये भी तो रेडियस, इसको PM मानते हैं, इसको QN मान लेते हैं, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस, ये भी 12 हो जाएगा। हमसे MN का वैल्यू पूछ रहा है, स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी होगी। ठीक है, देखिए इन 90 है, 90 है, 12 है, 12 है, एक लाइन हम इस तरह ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे एक लाइन हम QR लिए, ठीक है, जो कि पूरा MN के पैरेलल लिए, माने ही है पैरेलल, तो जब QR MN के पैरेलल लिए तो ये 90 तो ये 90, कि जब भी दो लाइन पैरेलल हो तीसरा लाइन काटे एक ही ओर के अंत कोणों का योग होता है 180, हम पैरेलल बोल ही रहे हैं, तो इसका और इसका योग 180 होगा, तो ये 90 है तो ये 90, उसी प्रकार ये 90 है तो ये 90 होगा। क्लियर, यानी ये 12 तो ये 12। अभी कैसे हुआ, एक आयत बन गया, कोई भी आयत में चारों एंगल 90 होते हैं, आमने सामने की भुजा क्या होते हैं बराबर होते हैं, तो ये 12 तो ये 12, उसी प्रकार ये जो होगा x होगा तो ये क्या होगा x। ये क्लियर। PM टोटल 18 है, उसमें MR है 12, 18 में से 12 गया बन गया 6, ये क्लियर। PR है 6, PQ है 30,
हमें अब ये बताना है क्यू आर एक्स का वैल्यू, यही तो पूछ रहा है। तो ये भी एक समकोण त्रिभुज बना, जहाँ पर ये है 90। बात आ रहा है समझ में? देखिए कौन सा 90 है, ये पार्ट है 90। तो त्रिभुज पी आर क्यू में देखिए कर्ण हो गया पी क्यू, तो किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर, लंब यानी एक्स का स्क्वायर, आधार यानी पी आर हुआ ये, तो पी आर का स्क्वायर। तो पी क्यू है 30, तो 30 का स्क्वायर बराबर एक्स का स्क्वायर, पी आर है 6, तो 6 का स्क्वायर। 30 का स्क्वायर 900, 36 घट जाएगा बराबर एक्स स्क्वायर, यहाँ से आएगा 864 घट के बराबर एक्स स्क्वायर, एक्स बराबर √864। वर्गमूल निकाल दीजिए, आ जाएगा आंसर। बताया समझ में? जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछ रहा है, यही माइंड में रखना है। लास्ट का क्वेश्चन बताते हैं। जो भी बीच का डिस्टेंस होता है, अक्सर ये पूछता है क्वेश्चन, तो उसका स्क्वायर करना है। दोनों वृत्तों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, दोनों को ऐड किए 12, 18, 30, तो 30 का स्क्वायर। और दोनों का गैप जो होगा उसके स्क्वायर को माइनस करिए, दोनों का गैप क्या है 6, 6 के स्क्वायर को माइनस करके रूट लगा दीजिए। बस ये चीज़ हमें ध्यान रखना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन है इस तरह बना देना है। इतना ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, समझने के लिए किए हैं, ठीक है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है 7 नंबर, बोर्ड मास का क्वेश्चन है, खुद बना लेना है इसको। चलते हैं नेक्स्ट 8 नंबर। निम्नलिखित तालिका एक विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में शोधार्थियों की कुल संख्या एवं महिला शोधार्थियों की संबंधित संख्या को दर्शाती है। तालिका को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। शोधार्थियों की कुल संख्या यहाँ है और महिला शोधार्थियों की संख्या यहाँ है, यानी भौतिकी में कुल 35 शोधार्थी है, जिसमें 12 महिला है, तो 12 माइनस करेंगे तो बच जाएगा पुरुष। तो गणित और सांख्यिकी विषय में पुरुष शोधार्थियों का अनुपात क्या है? तो गणित में कितने पुरुष है, टोटल 18, इसमें 4 महिला है, तो पुरुष 18 में से 4 गया 14। इसी प्रकार सांख्यिकी में 12 टोटल है, 3 महिला है, तो घट के 9, तो 14/9 यानी कि 14:9 के अनुपात में होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 आंसर। चलते हैं नेक्स्ट 9 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी 47 से विभाज्य 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है? 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, ये तो बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। 5 × 9, 47 से कटने वाली सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या बतानी है, तो 47 में भाग दीजिए और जो भी शेषफल आएगा वो इसमें फाइनली माइनस कर देंगे। तो 47 से भाग देने पर शेषफल जो आएगा क्या आएगा 30, ठीक है। भाग दीजिए, शेषफल क्या आएगा 30, यानी कि इसमें हम भाग दिए, शेष क्या बचा 30, यानी ये 30 कम रहे तो 47 से पूरा पूरा घट जाता, जितना हम 30 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा आंसर। बताया समझ में? इस तरह इसको बना लेना है। चलते हैं नेक्स्ट। यदि अंकित मूल्य पर 65% की छूट और 30%, 40% की 2 क्रमिक छूट के बाद विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 105 है, तो अंकित मूल्य क्या होगा? एकल छूट है 65% का और 2 छूट है, एक है 30 का और एक है 40 का, ठीक है। एक 65% का छूट है और 2 छूट इस तरह दे रहा है, ठीक है। दोनों के विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 105 है, तो अंकित मूल्य क्या होगा? अब इस दोनों छूट का हम एकल छूट पता करते हैं। जब भी 2 छूट देके उसका एकल छूट पता करने के लिए बोले, दोनों को ऐड करिए, 30 + 40 घटे 30 × 40 बट्टे में 100, तो 40 से 70 घटे ये आ जाएगा 12, तो घट के आ गया 58, 58%। यानी पहला डिस्काउंट 65% का है और सेकंड कंडीशन में ओवरऑल 58% का डिस्काउंट हुआ। इन दोनों के बीच कितना का गैप है? 7% का गैप है, यही गैप है 105। 1% का गैप 15, हमसे पूछ रहा है पूरा अंकित मूल्य, तो 100% का वैल्यू बताना है, तो क्या जाएगा 1500। क्लियर? ऑप्शन नंबर बी आंसर। चलते हैं नेक्स्ट और 11 नंबर क्वेश्चन। नीचे दिए गए बार ग्राफ क्रमागत 2 वर्षों 2013-14 के दौरान 6 स्कूलों में पुस्तकों की बिक्री को दर्शाता है। तो 2014 में, ठीक है, 2014 में स्कूल ABC की औसत बिक्री 2013 में ACF की औसत बिक्री से कितना % अधिक है, ये हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। देखिए 14 में ABC 14 है इस कलर का, इसका एवरेज पता करते हैं कितना है, ये 70। 14 में देखना है, B में है, बीच में है 35 और C में है 80, यानी सभी को ऐड कर दिए तीनों को, तो आ गया 185। एवरेज पूछ रहा है तो बट्टे में 3 करेंगे, ठीक है। उसी प्रकार 13 में ACF, 13 है ब्लू कलर का ACF, इसमें A है 50, इसमें C है 60 और F में है 40, ठीक है। ये हो गया 150 ऐड करने पर, 50, 60 और 40 ऐड करेंगे तो 150 बट्टे में 3, ये हो गया इसका एवरेज, ठीक है। हमसे पूछा जा रहा है 14 में, मतलब 2014 में स्कूल ABC की औसत बिक्री 13 में कुल ACF की औसत बिक्री से का कितना % है, यानी ये जो है
इसका कितना परसेंट है वो बोल रहा है। ठीक है, तो 3 यानी 185/3 जो है, ये 150/3 का कितना परसेंट है ये पूछ रहा है। ठीक है, इसके अनुसार तो आंसर नहीं आएगा, उल्टा पूछा होगा। ठीक है, हिंदी में गलत लिखा गया है, ये पूछेगा 2013 में स्कूल एसीएफ की औसत बिक्री 2014 में स्कूल एबीसी की औसत बिक्री का कितना परसेंट है, यानी इसका तुलना इससे कर देना है, तब आंसर मैच करेगा। ठीक है, 150/3 जो है, 185/3 का कितना परसेंट है, इसे कैलकुलेट करिएगा तब आंसर आएगा। ठीक है, बात समझिए, आंसर उल्टा लिख दिया है, ये पलट के लिखना था, तब आंसर मैच करेगा इसका, नहीं तो 100% क्रॉस कर जा रहा था। चलते हैं नेक्स्ट और 12 नंबर क्वेश्चन पे। यदि तीन संख्याओं का योग 18 है और उनके वर्गों का योग 36 है, उनके घनों का योग और उनके गुणनफल के 3 गुना के बीच का अंतर बताइए। तीन संख्याओं का योग मान लेते हैं ए बी सी, योग है 18, उनके वर्गों का योग ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है 36, हमसे पूछ रहा है उनके घनों के योग यानी ए क्यू बी क्यू सी क्यू और उनके गुणनफल के 3 गुने, यानी गुणनफल क्या होता है ए बी सी का 3 गुना, इसके बीच का अंतर पूछ रहा है क्या होगा। ठीक है, यानी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ABC बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। क्लियर, इसी पर हमें पुट कर देना है। इसका वैल्यू हमें पता है 18 है, इसका वैल्यू 36 है, घटे माइनस कॉमन लेंगे तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी होगा, इसका वैल्यू निकाल के यहाँ हम लोग रख देंगे। ठीक है, देखिए जो भी आंसर होगा वो 18 का मल्टीपल है, यानी जो भी आंसर होगा वो 9 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा, 9 तो 18 होता है, तो ये ऑप्शन कट छट गया, ये दोनों 2 से नहीं कटता है, ये देखिए 2 से कट रहा है। अब देखिए 9 से कटेगा, अंकों का 9 से कटने का नियम क्या होता है, अंकों का योग 9 से कटना चाहिए, तो 9 1 10 18, अंकों का योग 18 हो रहा है, 9 से कट रहा है, इसका देखिए अंकों का उसका भी 18 हो रहा है, ये भी 9 से कट रहा है, तो ऑप्शन से ही नहीं छाट पाए, तो यहीं पर हम छाट के मार देते, तो 2 अब टकरा रहा है तो हमें हल करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए निकालते हैं। हम लोग जानते हैं ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2AB 2BC 2CA, तो यह 18 का होल स्क्वायर बराबर 36 प्लस 2 कॉमन लेंगे तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी, 18 होता है स्क्वायर 324, इधर भेजेंगे घटे 36 बराबर 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, तो घट के आ जाएगा यहाँ से 224 और 12 288। ठीक है, और बट्टा में जाएगा ये 2 बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ये आ गया 144, ये आ गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी का वैल्यू, इसी को यहाँ पर पुट कर देना है, 18 इंटू 36 घटे 144, तो 18 घट के आएगा माइनस में जाएगा, माइनस में देखा तो माइनस 108, तो गुना करिएगा तो आ जाएगा माइनस 1944। पता गया समझ में, इस तरह इसको हल तो करना ही पड़ता। चलते हैं नेक्स्ट और 13 नंबर क्वेश्चन। यदि 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 1232 है तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा बताना है। आयतन है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही है 1232, 1/3 पाई का वैल्यू है 22/7 आर स्क्वायर, हमें रेडियस पता करना है, अगर रेडियस पता कर लेंगे तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर, आर जानेंगे एच हमें पता है, एल भी निकालना पड़ेगा तब तो संपूर्ण पृष्ठ निकाल सकते हैं, इसलिए यहाँ से पहले हम आर निकालते हैं, तो आर स्क्वायर गुने एच है 24 बराबर 1232। ठीक है, अब 24 से काटते हैं, ये कटता है पहले 3 8 24, 8 से हम भाग देते हैं, 8 1 8 4 8 5 40 चौके 32 154 आ गया। ठीक से 8 से ही कट के 154, 22 से काटेंगे 7 मरतबे कटेगा, तो आर स्क्वायर बराबर 7 49, तो आर बराबर क्या आ जाएगा 7, रेडियस हमें 7 मिला। किसी भी शंकु में ये होता है रेडियस, ये होता है ऊंचाई जो कि है 24, ये होता है तिर्यक ऊंचाई एल, तो किसी भी शंकु में तिर्यक ऊंचाई एल स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो एच है 24, 24 का स्क्वायर प्लस आर है 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर 576 प्लस 49 जुट के आएगा 625, तो एल बराबर रूट अंडर 625 यानी कि क्या आ गया 25, तो एल का वैल्यू पता है। ठीक है, एल और आर दोनों जान गए, तो पाई होता है 22/7, रेडियस है 7, एल है 25 और ये है 7, 25 7 32, 7 से 7 कैंसिल, तो 22 गुने 32 704 आ जाएगा इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन। इसका मान किसके बराबर है पूछ रहा है। ठीक है, ये इसे हम लोग हल करेंगे, तो हल करके भी बना सकते हैं, नहीं तो कुछ वैल्यू पुटिंग पर बनाएंगे।
जैसे 2a का वैल्यू कुछ मान ही लीजिए, ठीक है। तो 2a का वैल्यू हम लोग कुछ मान लेते हैं, तो उसके अनुसार आगे बढ़ेंगे। तो 2a को हम लोग मान लेते हैं 45 डिग्री, तो सारी जगह हम लोग क्या पुट करेंगे 45 डिग्री। ये 45 है, तो 2 इसको 45 रखेंगे तो क्या होगा प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। तो टेन 45 का वैल्यू क्या होता है, टेन 45 होता है 1, तो 1 का स्क्वायर। इसी प्रकार कॉट पर होता है 1, तो 1 का स्क्वायर बटे। अब सेक 45 का वैल्यू क्या होता है, तो √2 गुने कॉसेक 45 का वैल्यू क्या होता है, ये होता है √2। ये क्लियर। हम वैल्यू पुट की, देखिए पुटिंग पर बना सकते हैं, कुछ भी इसको मान के पुट करिए, जो भी वैल्यू आएगा इस ऑप्शन में चेक करिएगा किससे मैच कर रहा है, ठीक है। ये ऐड होकर ऊपर 4 होगा, √2 बचेगा, तो ऊपर बच गया 2। ये क्लियर। यानी 45 लेने पर इसका वैल्यू 2 आ रहा है, ऑप्शन में चेक करेंगे किसका वैल्यू हमें पुट करने पर 2 आएगा, ठीक है। तो कॉट 45 क्या होगा, कॉट 45 होगा 1 घटे कॉसेक 45 क्या होता है √2। ये तो नहीं हुआ, नहीं होगा। इसी प्रकार सेक 2a, ये भी नहीं होने वाला है, सेक 2a √2 घटे √2 क्या गया 0। ये तो आंसर ना होगा, समझे, इसका आंसर गलती दिया है। आगे देखते हैं, और ये भी √2 ये भी नहीं होगा। सेक 45 √2 टेन 45 सेक, ये भी नहीं होगा, इसका कोई आंसर नहीं है, ये लगता है गलत दिया है, ठीक है। इसको अब हल करके देखेंगे, जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट 15 नंबर। 3 पाइप पी क्यू आर एक टंकी को क्रमशः क्रमशः 40, 80 और 120 मिनट में भर सकते हैं। शुरुआत में सभी पाइप खोल दिए जाते हैं, कितने समय यानी मिनटों में के बाद पाइप क्यू और आर को बंद करे, यानी क्यू आर को कितने समय बाद बंद करे, यानी पी चलते रहेगा लास्ट तक। इसका मतलब ये हुआ ताकि टंकी आधे घंटे में पूरी भर जाए, यानी कि 30 मिनट में टंकी पूरी भर जाए, ठीक है। फिर एलसीएम लेते हैं, टोटल वर्क समझते हैं, तो एलसीएम आएगा 240, ठीक है। ये हो गया टोटल वर्क, टंकी का टोटल कैपेसिटी, ठीक है। अब पी 40 मिनट में भरता है, 240 टंक है, यानी पर मिनट 40 से इसमें भाग देंगे 6 आएगा, तो पी पर मिनट 6 भरेगा, यानी पी का क्षमता 6 हो गया। उसी प्रकार क्यू का क्षमता 3 हुआ, आर का क्षमता 2 निकलेगा, ठीक है। ये हो गया तीनों का क्षमता। अब आधा घंटा में टंकी भरना है, पी जो है पूरा लास्ट समय तक चलेगा, और क्यू और आर को हम कब बंद कर दे, तो 30 मिनट में भरे, यानी पी जो है पूरे 30 मिनट चला होगा। ये क्लियर है, क्योंकि पी बंद नहीं हुआ है। अब पी पर मिनट 6 भरता है, तो 30 मिनट में कितना भरेगा, 30 गुने 6 180 भरेगा, ठीक है। यानी 180 भर देगा पी, तो शेष कितना बचेगा, 240 का तो क्षमता था, पी अकेला 180 भर दिया, तो घटा दिए बच गया है 60। 60 को कौन भरेगा, क्यू और आर मिलकर भरा होगा। तो क्यू भरता है 3 1 मिनट में, और आर भरता है 2 1 मिनट में, ये दोनों जब साथ में चला 3 2 5 भरेगा पर मिनट। ये क्लियर, यानी 1 मिनट में दोनों 5 भरेगा, तो 60 भरने में कितना समय लगेगा, 5 से भाग दिए, यानी दोनों मिलकर 12 मिनट चला होगा और 60 भरा होगा, और क्यू अकेला 180 भरा होगा। तो वही पूछ रहा है कितना समय बाद क्यू और आर को बंद करें, तो क्यू और आर को 12 मिनट चला के बंद कर देना है, शेष पी भरा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट और 16 नंबर क्वेश्चन पर। दी गई तालिका का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। दी गई तालिका पिछले कुछ वर्ष में एक ऑटोमोबाइल कंपनी द्वारा निर्मित 3 प्रकार की कारों ए बी सी का उत्पादन हजारों में दर्शाती है, ठीक है। यानी 4 वर्ष में ए बी सी के उत्पादन को दर्शाया गया है। वर्ष 2015 से 18 तक सभी वर्ष के लिए बी प्रकार के कारों का औसत उत्पादन ए प्रकार और सी प्रकार के कारों के संयुक्त औसत उत्पादन से कितना कम है वो बताना है, ठीक है। तो बी का एवरेज निकालते हैं, तो इन चारों को ऐड करने पर, ऐड करके 4 से भाग देते हैं, बी का एवरेज निकलेगा, तो चारों को ऐड करने पर आ जाएगा 2590, ठीक है। तो भाग देना है किससे, 4 से, एवरेज बताना है, तो 4 से भाग दिए 6 चक 24, से 600 उधर से आया, इधर 45 647.5, ठीक है। यानी इतना में हम 4 से भाग दिए 647.5, इसका एवरेज आ गया, ठीक है। उसी प्रकार ए और सी का संयुक्त एवरेज निकालते हैं, ए को जोड़ते हैं सभी को, ठीक है। तो ए को सभी को जोड़ना है, 33 आ गया ए का योग, ठीक है, हम ऐड कर लिए। फिर सी का योग जोड़ना है, तो सी को सभी को जोड़िए आपस में, कितना होगा, सी को ये दोनों हो गया 2200, यानी 4050 आ गया सी के सभी का योग, ठीक है। तो ए और सी का संयुक्त योग बताना है, 40 50 और 3300 का हम आपस में जोड़ दिए, कितना आ जाएगा 5037, 7350 से भाग देना है कितना से, 8 से, ठीक है। तो 8 8 से भाग दीजिए, कि दोनों का संयुक्त एवरेज है, टोटल योग आया 7350, टोटल 4 4 8 यूनिट हुआ, तो 8 से हम लोग भाग दे रहे हैं, ठीक है। 918.75 आ जाएगा इसका, ठीक है।
यानी दोनों का संयुक्त एवरेज है 918.75 और बी का अकेला एवरेज है 647.5। यही अंतर निकाल दीजिए, 5 ये 2 1 चल गया 7 ये 271.25 क्या हो गया, उतना कम है उसका एवरेज। ठीक है, यही बस कैलकुलेशन है, जोड़ है इसमें। ठीक है, जितना फास्ट करिएगा तो जल्दी मारिएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते 17 नंबर पर। ए प्लस वन बटा ए का वैल्यू 12 है, ए स्क्वायर प्लस वन बटा ए स्क्वायर का वैल्यू पूछ रहा है, क्या होगा। एक्स प्लस वन बटा एक्स बराबर यदि ए हो, हमसे एक्स स्क्वायर प्लस वन बटा स्क्वायर का वैल्यू पूछे तो डायरेक्ट ए स्क्वायर माइनस टू कर देना है। ठीक है, वही पूछ रहा है तो 12 का स्क्वायर माइनस टू करना है, 12 का स्क्वायर 144 माइनस टू 142, इसका क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट चलते हैं 18 नंबर पर। किरण ने दो व्यक्तियों को 4000 का 1/8% पर दर से और शेष भाग यानी 4000 में से 1/8% पर और शेष भाग 10% वर्ष से उधार दिए हैं। उसे 352 का वार्षिक साधारण ब्याज मिला है, तो 10% उधार दी गई राशि क्या होगा। देखिए 4000 अमाउंट में से कुछ भाग है 8% पर, कुछ भाग है 10% पर। तो पूछ रहा है ओवरऑल हमको 352 का ब्याज मिला है, तो 10% हम लोग कितने रुपए उधार दिए हैं वो हमसे पूछ रहा है। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे, देखिए एक 8% पर है, एक 10% पर, ओवरऑल क्या ब्याज होता है हमें वो पता करना है सबसे पहले। फिर जो भी होगा इसका एलिगेशन लगा कि इसका अंतर निकाल लेंगे, उसी प्रकार इस तरह अंतर निकालेंगे, वही रेशियो में बढ़ता है अमाउंट। ठीक है, तो पहला को 8%, सेकंड 10% है, तो हम कंबाइंड परसेंटेज निकालते हैं किस रेट पर हमें मिला होगा। ठीक है, तो 352 का ब्याज है, कितना पे मिला है 4000 पर, तो 352 4000 कितना परसेंट है देख लेते हैं, इससे ये खत्म, ये 8.8 आ गया, यानी कि कंबाइंड एवरेज क्या है 8.8%। अब एलिगेशन लगाएंगे, इसका अंतर है 1.2, इसका अंतर है 0.8। देखिए 3:2 के अनुपात में बटा, यानी 8% पर हम 3 रुपया लगाए होंगे और 10% पर हम लोग 2 रुपये लगाए होंगे। तो 3 2 5 का वैल्यू है 4000, एक का वैल्यू होगा 8,800, पूछ रहा है हमसे 2 का वैल्यू 10% के लिए 8 दूना 1600, यानी 1600 रुपये हम लोग उधार दिए होंगे 10% पर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट और 19 नंबर क्वेश्चन। रमेश ने 19 नवंबर 2019 को एक डीलर से कुछ सामान खरीदा, बिल 5,480 प्राप्त हुआ। उसने 10 नवंबर 2019 को कुछ सामान खरीदा था पहले, जिसका बिल 9800 रुपये था। उन्होंने इस बार दोनों बिलों का भुगतान किया, पहले लिया फिर सेकंड 19 तारीख को लिया, 19 को लेते वक्त दोनों बिलों का भुगतान कर दिया और कुल राशि का नगद भुगतान किया। यदि डीलर 10 दिनों के भीतर किए गए भुगतान पर 2% का छूट देता है, 10 दिनों के अंदर भुगतान करते हैं 2% का डिस्काउंट देता है, यदि आप नगद भुगतान करते हैं तो 5% का छूट देता है। तो रमेश द्वारा 19 नवंबर 2019 को कितने रुपए का भुगतान किया गया। ठीक है, देखिए दो बार अमाउंट लिया, एक बार लिया है 9800 रुपये, एक बार लिया है 5,480 रुपये। ये लिया है 19 तारीख को, ये लिया है 10 तारीख को, पहले ये लिया है, उसके बाद फिर 19 तारीख को 5,480 लिया है, दोनों अमाउंट 19 को ही पे कर रहा है वो। ठीक है, उन्होंने इस बार दोनों बिलों का भुगतान किया, यानी कि जब 9800 रुपये का वो लिया होगा उस टाइम वो नगद भुगतान नहीं किया था, 10 दिनों के अंदर फिर अगर वो कर दिया तो 2% का डिस्काउंट देंगे, यानी 9800 पर 2% का डिस्काउंट लिया तो 100 में से 2 माइनस किए, 9800 का 98% पर उसको मतलब पेमेंट किया होगा वो। ठीक है, 2% डिस्काउंट के बाद, तो 98 गुने 98 निकालने पर आ जाएगा 9604। ठीक है, और सेकंड देखिए 19 तारीख को लिया उसी दिन पे कर दिया, तो इसको तो 5% का डिस्काउंट मिलेगा, नगद पे किया है, 10 दिन के अंदर किया था, नगद नहीं किया था पहला वाला में, सेकंड में नगद किया तो 5% का डिस्काउंट दिया, यानी कि 95% पे किया होगा। इसे निकालिए 0 से 0, 5 से 19, 5 दूना 10, 2 से काटेंगे आ जाएगा 274, 274 और 19 को आपस में गुना करिएगा, 2740, 2740, 5480 में से 274 माइनस कर दीजिए तो करीब आ जाएगा 5206। ठीक है, दोनों को ऐड कर देना है, 14,810 रुपया आया, इतना का वो भुगतान किया होगा। ठीक है, 19 नवंबर को। चलते हैं नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन। 750 मीटर वाली एक वृत्ताकार दौड़ में एक्स वाई एक ही बिंदु से, 750 मीटर का ट्रैक है, एक्स और वाई एक ही बिंदु से एक ही समय में क्रमशः 9 की और 13.5 की चाल से दौड़ना शुरू करता है। यदि वे एक ही दिशा में दौड़े तो वे पुनः ट्रैक पर पहली बार कब मिलेंगे। एक ही दिशा में दौड़ेगा, ऐसा क्वेश्चन 9 तारीख के शिफ्ट में भी था ही। डिस्टेंस 750, एक ही दिशा में दौड़ता है, चाल अंतर करते हैं तो 13.5 और 9 का अंतर 4.5, यह किलोमीटर प्रति घंटा में, ऊपर है मीटर में, तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए क्या करते हैं 5/18 से गुना करते हैं, यहाँ 5/18 से गुना कर दिए तो 750, ऊपर जाएगा बटे 4.5 गुने, इसे कैलकुलेट करिए समझ जाएगा 0, 5 दूना 10, ये 5 से काटेंगे
ये 150, ये 5 नंबर 45, 9 दूना 18, यानी 600 सेकंड आया गुना हो गया, यानी 600 सेकंड में वो पहली बार मिलेंगे। ठीक है, जब भी क्वेश्चन आए बीच का दूरी एक ही दिशा में दौड़े तो अंतर निकाल देना है चाल का, विपरीत में दौड़े तो जोड़ देना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट 21 नंबर पर। कोई बस शुरू से किसी दूरी का 1/3 भाग 40 की चाल से और दूरी का अगला 1/3 भाग 50 की चाल से, दूरी का अंतिम 1/3 भाग 60 की चाल से चलता है, तो पूरी यात्रा का औसत चाल बताना है। औसत चाल क्या होता है? औसत चाल होता है कुल दूरी बट्टा कुल समय। ठीक है, कुल दूरी बट्टे में कुल समय। तो दूरी यहाँ तो दे रखा है, दूरी हम कुछ भी मान सकते हैं, आंसर आ जाएगा 1/3 भाग है, दूरी को हम 3 ही मान लेते हैं, टोटल दूरी क्या है 3 किलोमीटर, दूरी कुल 3 किलोमीटर। तो 3 किलोमीटर का 1/3 क्या होता है? एक ही होता है, यानी 1 किलोमीटर का 3 भाग हुआ, एक तिहाई एक तिहाई एक तिहाई। पहला एक तिहाई 1 किलोमीटर 40 की चाल से चला, दूसरा एक तिहाई यानी कि 1 किलोमीटर 50 की चाल से चला, अगला एक तिहाई यानी 1 किलोमीटर 60 की चाल से चला। अब डिस्टेंस कुछ भी मान सकते हैं, अब 20 मानिए, 10 मानिए, 30 मानिए, 50 मानिए, डी मानिए, एक्स मानिए, सब पे बनेगा, बस एक तिहाई करके निकालना है। कुल दूरी 3 है, उसका एक तिहाई यानी 1 किलोमीटर आप 40 की चाल से चले तो समय क्या लगेगा? समय बराबर होता है दूरी बटे में चाल। तब एक दूरी चले हैं 40 की चाल से, ये समय हुआ। अगला एक दूरी चले हैं आप 50 की चाल से, अगला एक दूरी आप चले हैं 60 की चाल से, तो ये कुल दूरी, ये बट्टे में कुल समय। बताया समझ में? दूरी हम कुछ भी मान सकते थे, इसे कैलकुलेट करिएगा, भिन्न का जोड़ करके समझा दीजिएगा, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस मानदंड को लागू करने से दो त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध नहीं किया जा सकता है? यानी किस कंडीशन में दो त्रिभुज सर्वांगसम नहीं होंगे? तो दो त्रिभुज सर्वांगसम का मतलब क्या होता है? पूर्णतः इक्वल होना, सर्वांगसम सभी अंग सेम। ठीक है, सर्वांगसम 5 कंडीशन में होते हैं। जब किसी त्रिभुज के तीनों भुजा साइड 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 सेम हो तब, ठीक है, और भुजा एंगल भुजा साइड एंगल साइड, यानी किसी भी दो त्रिभुज का दो साइड और उसके बीच का एंगल सेम हो तब। तीसरा कंडीशन है एंगल साइड एंगल, किसी भी दो त्रिभुज के दो एंगल और बीच का भुजा सेम हो तब। नेक्स्ट, अगर एंगल एंगल एक साइड, कहने का मतलब दो त्रिभुज है, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर और ये साइड इसके बराबर, इस तरह हो तभी वो सर्वांगसम होते हैं। लास्ट एक और होते हैं समकोण त्रिभुज के लिए, अगर एक त्रिभुज समकोण हो एक कोण और उसका कर्ण और भुजा, यानी दो त्रिभुज में समकोण समकोण यानी दो समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 हो, दोनों का कर्ण बराबर हो और कोई एक भुजा आपस में बराबर हो, तभी वो सर्वांगसम होंगे। यानी ये 5 कंडीशन होते हैं सर्वांगसम होने के, जिसे हम लोग RHS लिखते हैं। ठीक है, तो 5 कंडीशन हो गए, इसमें देखिए इससे सर्वांगसम होंगे, इससे होंगे, इससे होंगे, किससे नहीं हो रहे हैं? इससे नहीं होते हैं। ये क्लियर? चलते हैं अब नेक्स्ट 23 नंबर पे। एक्स वाई जेड किसी तल पर 3 बिंदु हैं, एक्स वाई 11, वाई जेड 13, एक्स जेड 24 है, तो बिंदु एक्स वाई जेड से गुजरने वाले वृत्तों की संख्या क्या होगी? देखिए 3 पॉइंट है एक्स वाई जेड, अलग अलग तीनों पॉइंट होंगे तभी उससे सर्किल गुजर सकते हैं। ये क्लियर? तीनों पॉइंट यदि एक सीध में हो तो सर्किल कभी गुजरेंगे नहीं गुजरेंगे, किसी दो ही से गुजर के रह जाएंगे, इससे गुजरे या इससे गुजरे या इससे गुजरे। यदि तीनों एक लाइन पे आ जाए तीनों पॉइंट तब सर्किल नहीं बनेंगे, अलग अलग होंगे तभी सर्किल बनेंगे। ये समझ में आ गया? 3 बिंदु है एक्स वाई जेड, एक्स लेते हैं, वाई लेते हैं, जेड लेते हैं। एक्स वाई है 11, वाई जेड है 13 और एक्स जेड है 24, हम तीनों को मिला दिए, यही तो है बोल रहा है। क्या यह संभव है? देखिए कभी संभव नहीं है, ताकि 11 और 13 क्या था 24, अगर इस तरह ये ऐड हो जुड़ता है आपस में तीनों पॉइंट तो त्रिभुज बनेगा। तो किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग जो होता है तीसरा हमेशा बड़ा होता है, तो 13 11 24, 24 से तो बड़ा नहीं है, यानी वो इस तरह सर्किल नहीं बन पाएगा, वो एक लाइन पे आ जाएगा, मतलब इस तरह होगा। देखिए एक्स जेड बीच में आ जाएगा वाई, एक्स वाई क्या है 11, वाई जेड क्या है 13, अब देखिए एक्स जेड क्या होगा 24, ये चीज़ सही हो रहा है। यानी इस तरह पॉइंट है, किसी तल पर इस तरह पॉइंट होंगे, इस तरह नहीं होंगे, यानी कि ये तीनों पॉइंट एक लाइन पे है, तो कि कभी भी इससे वृत्त गुजर सकते हैं, कभी नहीं गुजरेंगे। कितने वृत्त? 0। बताया समझ में? चलते हैं नेक्स्ट 24 नंबर पर। दो मित्र राम और रवि की आयु में 7 वर्ष का अंतर है, राम और कौन है? रवि। आयु में 7 वर्ष का अंतर है, एक का आयु x मानते हैं, एक का y मानते हैं, दोनों का अंतर x माइनस वाई 7। कौन बड़ा है कौन छोटा हम नहीं जानते हैं, तो y माइनस एक्स बराबर भी 7 कर सकते हैं। ठीक है, अब हमसे आगे बढ़, राम की माता माया देवी की आयु
राम की आयु की 3 गुनी है, उसकी माया देवी की आयु 3x है। रवि की आयु y जो है उसके भाई सोहम की आयु की 4 गुनी है। रवि जो y है वो सोहम की 4 गुनी है, यानी सोहम क्या इसका चौथाई होगा। तो माया देवी और सोहम की आयु के बीच का अंतर यानी 3x घटे वाई बट्टा 4, ये क्या है 65। दो इक्वेशन बना 1 और 2, इसको इसको हल करिए या इसको इसको हल करिए। तो माया देवी की आयु पूछा है कि 3x का वैल्यू हमसे पूछ रहा है। ठीक है, हल करते हैं। इसको एलसीएम लेंगे 4, तो 4 तिया 12x घटे वाई बराबर 65। तो यहाँ से 12x घटे वाई बराबर 65 चौके 260। ठीक है, इसमें हम इक्वेशन 1 को घटा देते हैं। x माइनस वाई बराबर 7 है, कि माइनस प्लस माइनस होगा, घट गया। 12 में से x गया 11x, 60 में से 7 गया 253। x बराबर क्या हो गया 23। ठीक है, 23 आ गया। x 23 आया तो पूछा 3x, तो 3 गुने 23, तो इसलिए 69 वर्ष क्या होगा उस माया देवी की उम्र होगी। यानी ये सेकंड हम इक्वेशन लिए थे, इससे हल करने पर ये सोल्यूशन ना आ पाएगा। x का वैल्यू पूर्णांक में आ जाएगा, बट्टा में आ जाएगा, तो बट्टा में तो उम्र होगा नहीं। ठीक है, इस पर हल करने पर नहीं होगा, पहला फ्रेम मिल गया, सेकंड को हल करने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर इसे हल करने पर 23/5 आ जाता तब हम फिर इस पे जाते, या माइनस में जाता तब हम इस पर जाते, बट यहाँ एग्जैक्ट आ ही गया है तो जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट 25 नंबर। दी गई तालिका में ए अनुपात सी बराबर बी अनुपात डी है, यानी ए और सी का जो अनुपात है वही क्या है बी और डी का अनुपात है, तो डी का मान बताना है। तो ए और सी का अनुपात क्या है 25/30, यानी किस रेशियो में है 5:6 में है। 25 5 36, यही 5:6 में है ए सी, तो बी डी भी क्या होगा 5:6 में होगा। तो 5 का वैल्यू 40, तो 8 गुना है 25 40, तो 6 भी 8 गुना होगा 6 48। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर। ठीक है, ये था फर्स्ट शिफ्ट का टोटल 25 क्वेश्चन। उसी प्रकार सेकंड और थर्ड शिफ्ट का भी क्वेश्चन का सोल्यूशन वीडियो डाल देंगे। कैसा लगा वीडियो? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।